क्या होता अगर भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के बजाय जून 1948 को आज़ाद होता तो, क्योंकि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कमीशन में ये डिक्लेयर किया था कि हम जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। ये एक ऑफिशियल डेडलाइन थी ब्रिटिशर्स के लिए भारत छोड़ने की, और इंडिया के पास भी लगभग 16 महीने थे खुद को तैयार करने के लिए। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ तब आया जब एक शख्स इंडिया भेजा गया, लॉर्ड माउंटबेटन, ब्रिटिश इंडिया का आखिरी वाइसरॉय। जय हिंद दोस्तों। 26 जुलाई 1945 को क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर टू अपने आखिरी चरण पर था, जिसमें ब्रिटेन को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ता। इस वर्ल्ड वॉर टू की वजह से पूरा ब्रिटिश एम्पायर पूरी तरह कमजोर हो चुका था। उनके पास ना तो अब इतनी ताकत बची थी और ना ही इतना पैसा था कि वो ब्रिटिश कॉलोनीज को बरकरार रख सके, जिसके चलते 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली हाउस ऑफ कमीशन में ये अनाउंस करते हैं कि जून 1948 तक भारत को एक आजाद देश घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि भारत के बिगड़ते हालात और लगातार विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ब्रिटिशर्स के लिए अब भारत पर राज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए ब्रिटिशर्स जल्द से जल्द भारत छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो भारत को ऐसी हालत में लाकर इंडिपेंडेंस देना चाहते थे कि भारत कभी अपने पैरों पर खड़ा होकर एक मजबूत देश ना बन सके, जिसका उनके पास एक ही रास्ता था, भारत के टुकड़े करना। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश डॉक्यूमेंट ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम 1942 टू 1947 के पेज नंबर 585 में लिखते हैं कि इट वुड बी अ स्ट्रेटेजिक एरर टू लीव इंडिया यूनाइटेड। अ डिवाइडेड इंडिया विल बी लेस लाइकली टू इमर्ज एज अ ग्रेट पावर। यानी उनका सीधा सीधा कहने का ये मतलब था कि इंडिया को अगर ऐसे ही यूनाइटेड छोड़ दिया जाता है तो ब्रिटिशर्स के लिए एक एरर साबित होगा, जो कि आगे चलकर जियोपॉलिटिक्स में उनके लिए एक बड़ा थ्रेट बन सकता है। लेकिन अगर इंडिया का पार्टीशन कर दिया जाए तो वो कभी ग्रेट पावर नहीं बन पाएंगे। तो वही इंडिया में भी सिचुएशन ऐसी थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी भी एक डिसीजन पर एग्री नहीं हो पा रहे थे। एक तरफ जहां कांग्रेस नेगोशिएशन करते हुए यूनाइटेड इंडिया चाहती थी, तो वहीं मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना अपना अलग देश पाकिस्तान बनाना चाहते थे, जिसके चलते भारत को एकजुट रखने के लिए एक आखिरी कोशिश करते हुए ईयर 1946 में कैबिनेट मिशन की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें यूनाइटेड इंडिया बनाए रखने के लिए सभी प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी यानी खुद का शासन बनाए रखने की मंजूरी दी गई। जिनकी अपनी खुद की ऑटोनॉमी होगी, लेकिन पूरे देश में एक फेडरल सेंटर सिस्टम होगा। कुछ हद तक इसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरह समझ सकते हैं, जिसे स्टार्टिंग में तो मोहम्मद अली जिन्ना भी कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन फिर जुलाई 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्टेटमेंट दी कि कांग्रेस किसी ग्रुपिंग क्लोज से बंधा हुआ नहीं है, हम अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे, जिसके चलते यूनाइटेड इंडिया का सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह जाता है। और जिन्ना इस कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट करते हुए 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल करते हैं, जिसके चलते पूरे देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम रायोट्स के बीच तनाव इतना बढ़ जाता है कि कैलकाटा में लगभग 5 से 10 हजार लोग मारे जाते हैं। लेकिन फिर साल आता है 1947 का, जब ब्रिटिश इंडिया के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ये स्पेशल टास्क देकर भेजा गया था कि वो जून 1948 तक पावर ट्रांसफर करते हुए इंडिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करे। ब्रिटिश प्लान के मुताबिक भारत का बंटवारा करते हुए जून 1948 तक दोनों देशों को आज़ादी दी जानी थी। लेकिन उस वक्त पंजाब और बंगाल में इतने ज़्यादा दंगे हो रहे थे कि माउंटबेटन ने सोचा कि अगर ज़्यादा देर की गई तो कहीं यहाँ सिविल वॉर न शुरू हो जाए, जिसका इल्ज़ाम ब्रिटिशर्स पर लगाया जाएगा। जिसके चलते वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए इस प्रोसेस को 10 महीने एडवांस करते हैं और 15 अगस्त 1947 की तारीख फिक्स की जाती है भारत को आज़ादी देने के लिए। अब माउंटबेटन 15 अगस्त की ही तारीख भी इसलिए चुनते हैं क्योंकि इस दिन जापान को वर्ल्ड वॉर टू में सरेंडर करे 2 साल कंप्लीट होने वाले थे, जो कि उनकी विक्ट्री का सिंबल था। लेकिन इस जल्दी के चक्कर में सिचुएशन कंट्रोल होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ जाती है और नेहरू जी भी माउंटबेटन के इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसका नुकसान ये हुआ कि दोनों देशों के बीच एक प्लान तरीके से बॉर्डर बनाने का मौका ही नहीं मिला। बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और सर्वे के इतनी जल्दी बॉर्डर ड्रॉ कर दिए गए कि पंजाब और कैलकाटा के लोगों को आज़ादी के एक दिन पहले तक भी ये नहीं पता था कि उनका गांव भारत में होगा या पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात पता है क्या है कि इस काम के लिए एक ब्रिटिश लॉयर साइरल रैडक्लिफ को अपॉइंट किया जाता है, जो आज से पहले कभी भारत नहीं आया था।
जिसने कभी आज तक भारत के लैंडस्लाइड, भारत के लोग और भारत की संस्कृति को आज तक कभी देखा नहीं था, उसे ये बॉर्डर ड्रॉ करने का काम दिया जाता है, जो कि उसे सिर्फ 5 हफ्ते में पूरा करना था। अब आप खुद सोच कर देखिए कि भारत जैसे इतने बड़े देश का जब बंटवारा होने जा रहा था, तब किस तरह इतनी जल्दबाजी करते हुए ऐसे बंटवारा किया गया कि मानो कोई खेल हो। ना जाने कितने लाखों लोगों ने इस बंटवारे में अपनी जान गंवाई होगी, कितने लोग अपने घर और परिवार से बिछड़े होंगे, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की जल्दबाजी की वजह से। पंडित नेहरू और बाकी नेता मिलकर अगर माउंटबेटन के इस प्लान को एक्सेप्ट ना करते, तो शायद 0.1% ये चांस हो कि सिचुएशन थोड़ी अलग हो सकती थी। इस बंटवारे में होने वाले ब्लड शेड को तो शायद नहीं रोका जा सकता था, लेकिन इतनी जल्दबाजी ना करते हुए दोनों देशों के बीच एक प्रॉपर सर्वे कंडक्ट करते हुए बॉर्डर ड्रॉ किए जाते और लोगों को आज़ादी से पहले ही दोनों देश की बाउंड्री बता दी जाती, तो शायद 1% चांस होता कि लोग वहां से सेफली माइग्रेट कर सकते थे। इनका आज़ादी के 2 दिन बाद तक भी दोनों देशों का फाइनल मैप रिलीज नहीं किया गया, जिसके चलते आज़ादी के बाद भी लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा था कि वो किस देश में रह रहे हैं। एक तरफ भारत जहां अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इस आज़ादी के मौके पर खून की नदियां बह रही थी। मिड अगस्त से सितंबर का जो फेज था, उसे आज़ाद भारत का सबसे बुरा समय माना जाता है, क्योंकि ये वो फेज था जब भारत 2 टुकड़ों में बंट चुका था और रिफ्यूजीज भी एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट कर रहे थे। लेकिन जब भी शरणार्थियों की कोई ट्रेन आती थी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लाशें ही मिलती थी। मुश्किल से थोड़े बहुत लोग होते थे जो जिंदा बचकर आ पाते थे, जिन्हें अंग्रेजों से तो आज़ादी मिल गई थी, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनके जिन परिजनों का खून बहाया गया, उस सदमे से वो खुद को कभी आज़ादी नहीं दिला पाए। आज आप और हम बहुत लकी हैं कि हम आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं, जो हर साल धूमधाम से अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन आज भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं जो अपने वोट बैंक के लालच में हमें हमारी भाषा, संस्कृति और जाति के नाम पर बांटकर डिवाइड एंड रूल का खेल खेलना चाहती है। मेरा आप सभी से बस यही कहना है कि अंग्रेजों के इस डिवाइड एंड रूल के खेल ने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इसके बावजूद आज उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक, पश्चिम में गुजरात के कच्छ से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश की बीतू तक हम सब भारतीय हैं और एक ही देश के नागरिक हैं, जो भारत को यूनाइटेड बनाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।